तो जॉन मिल्टन की हम बात कर रहे थे। जॉन मिल्टन के जो पोएटिक फेज है इसको हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज द यूथफुल फेज, जिस तरह हर एक राइटर का होता है। तो यूथफुल फेज जो इसका है उसके अंदर इसकी शॉर्टर पोएम्स हैं, सोनेट्स हैं, और वो शॉर्टर पोएम्स के अंदर हमें एक अगर आप उसको हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि एक जो अच्छा शायर, एक क्लासिकल स्पिरिट को रीन्यू करने वाला शायर जो है वो नज़र आता है हमें उसके अंदर। ठीक है, तो ये नहीं है कि उसकी पोएट्री जो है बिल्कुल जुवेनाइल है, कोई उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, और बड़ी अच्छी इसकी शुरू की पोएट्री है। और ऑन हिज 23rd बर्थडे इसका एक बड़ा स्टैंडर्ड सोनेट है। अगर आप उस एज को पढ़ना चाहें तो आप उस सोनेट को अगर आप देखें तो आपको इसकी सारी समझ आ रहेगी कि ये किस तरह की पोएट्री जो है वो करना चाह रहा था। और इसकी पोएट्री के अंदर आपको रिलीजन का एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा नजर आएगा। ठीक है, जिस तरह जॉन डन की डिवाइन पोएम्स हैं वैसा तो आपको नहीं नजर, यानी कि उस तरह की प्रीचिंग नहीं है, लेकिन इसमें लिटरेरी एलिमेंट भी है और साथ ही साथ जो प्यूरिटन स्पिरिट है वो दोनों नजर आएंगे। ठीक है, तो मिल्टन के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जॉन मिल्टन वो इसका रिकॉर्ड नहीं हो सका, मैं इसलिए दोबारा उसको ज़रा रिपीट कर रहा हूँ कि जॉन मिल्टन उस वक्त डेवलप हो रहा था जब रेनेसांस अपने एंड की तरफ जा रहा है। और इसके अंदर प्योरिटन तो ये वैसे है, यानी कि रिलीजियसली ही इज़ अ प्योरिटन, लेकिन जो रेनेसांस की स्पिरिट है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि ही इज़ द ओनली वन हु हैज़ द रेनेसांस स्पिरिट ऑन इन हिज एट दैट टाइम, हु हैज़ द रेनेसांस स्पिरिट इन हिम, ही इज़ जॉन मिल्टन। ठीक है, तो ये सिर्फ वही है कि यानी कि बंदा आप कह सकते हैं कि ये है जिसके अंदर आपको रेनेसांस की स्पिरिट नज़र आ रही है। वो अब जो स्पिरिट थी वो ख़त्म होती जा रही थी, वो सारा जो सिलसिला था वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिक्लाइन आ रहा था, जिस तरह चर्च के अंदर डिक्लाइन आ गया था। और चर्च का डिक्लाइन से क्या मुराद है कि जो एंग्लिकन चर्च है वो ज़रा डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रॉय से मुराद भी ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, मतलब कि उसकी जो वैल्यूज़ थी वो उस लेवल पे नहीं थी। ठीक है जी, दूसरी चीज़ जो उस वक्त में हो रही थी कि ड्रामा का डिक्लाइन आ गया था, और ड्रामा बिल्कुल जो है वो अपने आखिरी एक तरह से सांसें ले रहा था, और उसके बाद ड्रामा बिल्कुल ख़त्म भी हो गया। ठीक है, और ड्रामा ख़त्म कब होता है? जब आप कह सकते हैं, एक मिनट, ड्रामा खत्म कब हो रहा है? जब ये शेक्सपियर और इसने लिखना बंद कर दिया है, उसके बाद ड्रामा जो है वो खत्म हुआ है। तो मैं ये बात कर रहा था कि इसका जो फर्स्ट फेज, ये दोबारा मुझे एक मैसेज आया कि फर्स्ट फेज को एक्सप्लेन करें, तो क्या मतलब, मैंने अभी तो दोबारा उसे एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो अगर अब अभी भी आपको इशू है तो उसको आप दोबारा जो है ना वो सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग। तो सेकंड फेज जो है उसकी पोइट्री के अंदर, उसको पब्लिक लाइफ हम कह सकते हैं, या इसकी पब्लिक फेज है। और पब्लिक फेज के अंदर इसने जो पोएम्स लिखी हैं वो किस तरफ लेके जा रहे, वो हमें वो मैं भी आगे जाके बताऊंगा सारा जो है। इसके अंदर इसकी पोएम्स जो हैं वो कम पब्लिश हुई हैं, सिर्फ फ्यू सोनेट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो इसने पब्लिश किए हैं। ठीक है, इस दौर में, और ज़्यादा काम इसने नहीं किया। लेकिन जो इसका लास्ट फेज है जहाँ पे इसकी पब्लिक लाइफ ख़त्म होती है, ये एग्जाइल में चला जाता है, और उसके बाद पब्लिक ऑफिस सारे अपने छोड़ दिए थे इसने, तो उसके बाद इसका जो थर्ड फेज है वो डेवलप होता है। उसमें पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन एगोनोस्ट ये इसने लिखा, कॉमर्स लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इसके जो इसने उस दौर में लिखे थे। ठीक है, अब जरा हम इसकी थोड़ी सी लाइफ का मैं आपको बता देता हूँ ताकि फिर हम फिर जरा आगे चलते रहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी लाइफ में चीज़ है वो तो आपको पता है कि रेवोल्यूशन थी जिसके अंदर इसने हिस्सा डाला था, यानी कि प्यूरिटन्स जब आ रहे थे, बिहेडिंग ऑफ द किंग, और फिर उसके बाद जो क्रॉमवेल की गवर्नमेंट आई थी उसके अंदर इसको प्रिंसिपल जो ना एक ऑफिस मिला था, प्रिंसिपल ऑफिस इससे मिला था, और वो था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, या जो जिसे अब आजकल फॉरेन सेक्रेटरी हम उसे कहते हैं, या जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, यानी कि जो किंग की तरफ से ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा होता है, जहाँ से बयान जारी हो रहे होते हैं और सारा कुछ आ रहा होता है। तो वो इसको जो ना पोजीशन मिल गई, और ये मिला है इसको 1649 में। ठीक है जी, तो 1649 ये वो टाइम है जब किंग जो है उसको बिहेड कर दिया गया था, और उस वक्त
जॉन मिल्टन को ये पोजीशन मिल गई। और इस दौर के अंदर जब वो कॉमनवेल्थ डिक्लेयर हुआ है इंग्लैंड, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि डिस्कस किया था कि किस तरह कॉमनवेल्थ डिक्लेयर हुआ था। तो कॉमनवेल्थ जब डिक्लेयर हुआ इंग्लैंड, उस वक्त सिर्फ 2 बंदे थे जो नेशनल लाइफ में हमें नजर आ रहे हैं, और एक तो ओलिवर क्रॉमवेल है जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था, और दूसरा जॉन मिल्टन है। ठीक है, ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो सारा काम कर रहा था, लेकिन जो पीछे उसके थिंकिंग वाला था, जिसे थिंक टैंक आप कहते हैं, वो जॉन मिल्टन था। ठीक है जी। और उस दौर में इसने अपने बड़े पैम्फलेट्स जो है ना वो भी बड़े लिखे हैं। ठीक है, पैम्फलेट ये शुरू में भी इसने पैम्फलेट्स लिखे हैं, लेकिन उस दौर के अंदर इसने बहुत ज़्यादा पैम्फलेट्स लिखे हैं। ठीक है, लाइफ के बारे में इसका एक और आपको वो मैंने पहले आपको शायद बताया था कि 1630s में ये जाके इसने ग्रीस का और इटली का जो है ना वो दौरा किया, और उस दौरान इसने गैलीलियो से मुलाकात की। गैलीलियो जो है वो उस वक्त जेल में था। ठीक है, वो जेल उसकी इस तरह की नहीं थी, नज़रबंदी आप उसे कह लें, वो जेल नहीं थी, नज़रबंदी में था, और वहाँ पे इसने उससे मुलाकात की थी। ठीक है, और अब जब हम इसके तरफ फेजेस की तरफ चलते हैं, जहाँ पे इसके फेज आ रहे थे कि उनके अंदर अगर हम देखें तो जॉन मिल्टन ने जो शुरू वाला जो टाइम पीरियड है उसमें लैग्रो और अल पेंसरेंसो या एल पेंसरोसो, ये मैं दोनों के नाम जो है ना, ये दोनों लैटिन नेम्स हैं, इसलिए मैं ज़रा इसको लिख देता हूँ। ये बड़ी इस दौर की इंपॉर्टेंट पोएम्स है। ठीक है जी, ला लैग्रो, इसे ला लैग्रो जो है ना वो पढ़ा जाता है, इसे एल लैग्रो ना पढ़िएगा, ला लैग्रो। ठीक है, और दूसरी जो है वो एल पेंसरोसो। जी आप कह सकते हैं फर्स्ट फेज, ये वो उसका फेज है जिसमें अच्छा, अब राइटर के जो है ना एक और भी बात है कि इनके हम कामों को किस तरह डिफाइन करें कि फर्स्ट फेज में कौन सी चीज़ है, सेकंड फेज में कौन सी चीज़ है। क्या हम इनको उस लिहाज से करें जिस लिहाज से पब्लिश हुई हैं, जिस लिहाज से लिखी गई हैं। तो थीम्स के लिहाज से ये आई एल पेंसरोसो जो है ये शुरू में आती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये लैटिन में उसने लैटिन टाइटल है, लेकिन ये उसके और ये यानी कि यूनिवर्सिटी से छोड़ी है, ये उसके बाद की हैं। ठीक है, और इस टाइम पीरियड पे ये हॉर्टन में रह रहा था, और हॉर्टन इसके वालिद का घर था, हॉर्टन। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद ये इसको कोई ऑफिशियल जो है ना वो सीट नहीं मिली, और इसीलिए ये सारा ये वापस चला गया अपने वालिद के घर, वहाँ जाके ये पढ़ता रहा, 4-5 साल वहाँ पे पढ़ा है, और उस दौरान उसने ये जो है ना पोएम्स लिखी हैं। हॉर्टन के अंदर ये पोएम्स लिखी गई हैं। हॉर्टन अगर आप देख, ये थोड़ा सा ऑफ है, लंदन से थोड़ा सा ऑफ है, जहाँ पे ये इसने लिखी थी। उसके बाद वालिद की स्टेट थी जहाँ पे वो रहता था। तो इसके अंदर हमें क्या नजर आता है, इसमें एक लाइट हार्टेड किस्म की जो है ना वो है, डिटेल्स में भी बाद में बताता हूँ। तो लाइट हार्टेड किस्म की हमें जो है ना वो नजर आती है एक एबिलिटी कि पोएट जो है वो यानी कि एक प्योरिटन और वो लाइट हार्टेड किस तरह हो सकता है, वो सारा इसके अंदर नजर आता है। ठीक है, आगे जाके मैं लेके आता हूँ। दूसरी इसकी जो चीज़ है वो है लाइसिडास। लाइसिडास एक एलर्जी है, और ये इसने अपनी मदर के लिए मदर की डेथ पे जो ना वो लिखी थी, और कुछ लोग कहते हैं कि उसने, इसका दोस्त था एडवर्ड किंग, वो किंग नहीं है, एडवर्ड किंग उसका नाम है। ठीक है, तो एडवर्ड किंग के लिए इसने ये लिखी थी, ये किंग नहीं है, दोस्त है इसका। ठीक है, तो उसका कॉलेज का एक दोस्त था बड़ा करीबी, और उसके लिए जब वो उसकी डेथ हुई तो उसने उस पर लिखी थी। ठीक है जी, और इन पोएम्स के अंदर हमें जो एलिजाबेथन स्पिरिट है वो भी हमें नजर आ रही है। ठीक है, और कॉमर्स इसने एक लिखा था, और कॉमर्स जो है ये है मैस्क। जो मैस्क होते थे, मैस्करेड्स भी नहीं कहा जाता है, और मास्क भी कहा जाता है, सिर्फ MASK मास्क भी कहा जाता है, और मैस्करेड्स भी कहा जाता है। तो ये जो इसके थे ना, मैस्क जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि एक पार्टी टाइप चीज़ है, एक डांसिंग, बल्कि मैंने डिस्कस कर लिया भाई हमने, जब हम उसको क्या पढ़ा रहे थे, ये मैंने डिस्कस किया है पहले मास्क, तो ये कोई इतनी नई चीज़ नहीं है, लेकिन चले बहरहाल जो आज अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता देते हैं कि मास्क जो है वो एक मास्क पहन के एक जो है ना वो परफॉर्मेंस है, जिसके अंदर पोइट्री भी शामिल है, और यानी कि कैरेक्टर्स भी आते हैं, और कैरेक्टर्स ने मास्क पहने होते हैं, और वो डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसने एक एलिजाबेथन स्पिरिट को ये शो करने वाली चीज़ें हैं। ये तीनों जो चीज़ें हैं ना,
इनके अंदर एलिजाबेथन आपको स्पिरिट नजर आती है, ठीक है। और इसके बाद उसका वो फ्रांस का और इटली का टूर आ गया, और उसके अंदर ये इसको बड़े अच्छे लोगों ने, यानी कि जो बड़े हायर स्पिरिट्स में लोग थे, हायर प्लेसेस पे लोग थे, उन्होंने इसको रिसीव किया, और इसकी बड़ी एक आवभगत यानी कि एक तरह से हुई, ठीक है। और ये 1639 में इसको वापस आना पड़ा, क्योंकि वहाँ आगे से जो इसके टर्मोइल था, इंग्लैंड के अंदर जो टर्मोइल था, उसकी वजह से इसको वापस आना पड़ा। और आते साथ ही फिर आपको पता है कि इसको उसके अंदर बिहेडिंग के अंदर ये भी शामिल था, यानी कि जो किंग को बिहेड किया जा रहा था, चार्ल्स वन को, तो ये भी उसके अंदर शामिल था कि हाँ जी ये करना चाहिए, और वो भी इसके आगे डिटेल्स जो है ना वो आएंगी। अच्छा, और उसके बाद जब ये वापस आया है तो फिर इसने कोई सोनेट्स अपने थोड़े से लिखे हैं, और इन सोनेट्स के अंदर हमें जो है ना बड़ी एक थोड़ी सी ग्रोथ नज़र आ रही है। जो पिछले वाले थे उनके अंदर इतनी वो एलिजाबेथन स्पिरिट तो ठीक है थी, लेकिन इनके अंदर एक मैच्योरिटी ऑफ बंदे के अंदर जो आती है एज के साथ साथ, वो नज़र आ रही है। दूसरा उसके एक्सपोजर की वजह से, यानी कि वो टूर जो करके आया है फ्रांस का और इटली का, उसके बाद उसके अंदर एक मैच्योरिटी सी आ गई थी, ठीक है जी। और फिर जो इसका जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे सीन है वो क्या होता है कि वो इसकी मैरिज है, ठीक है। और इसकी मैरिज जो थी वो जो इनकी फर्स्ट मैरिज थी, वैसे तो इसकी 3 इसने शादियां की हैं, तो जो फर्स्ट मैरिज थी इसकी वो 1 महीने के अंदर अंदर ही अनसक्सेसफुल हो गई, ठीक है। और उस वक्त फिर इसने वो अपना फेमस जो पैम्फलेट है ऑन डाइवोर्स वो इसने लिखा था, ठीक है। और जो पैम्फलेट ऑन डाइवोर्स है, उस वक्त इंग्लैंड के अंदर डाइवोर्स जो है वो उसकी परमिशन नहीं थी, ठीक है। डाइवोर्स जो है वो देना बहुत ही एक घटिया और बुरा काम समझा जा रहा था, तो इसने उसके ऊपर जो है ना फिर लिखा अच्छा कि भाई डाइवोर्स जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसने अच्छा, इसकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस जमाने में एक लाइसेंस लेना पड़ता था लिखने के लिए, यानी कि लाइसेंस के बगैर कोई राइटर लिख नहीं सकता था, तो इसने बगैर लाइसेंस के ये पब्लिश कर दिया था। और उसके बाद इसके खिलाफ जब केस हुआ तो इसने फिर एक और पम्फलेट लिख दिया, ठीक है। और वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर इसने लिखा कि भाई ये क्या आप इसको फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों नहीं है हमारे पास, हमें क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा कि हम अपने अल्फाज को खुद ब खुद जब हमारा दिल करे हम उसको अदा करें, बजाय इसके कि हम उसको लाइसेंसेट होने के बाद उसको बोल सकें, ठीक है। अब लाइसेंस क्यों जरूरी था, क्योंकि उस जमाने में किसी को भी इजाजत नहीं थी कि वो बंदा, अच्छा इवन के रिलीजियस मीटिंग नहीं कर सकते थे, चर्च के जो ओहदेदारों के बगैर कोई रिलीजियस मीटिंग भी नहीं कर सकता था, ठीक है। और जॉन बनियन जो है वो इसीलिए फंस गया था, उसको जेल हो गई थी इसी वजह से। तो बहरहाल जॉन मिल्टन ने भी ये लिख दिया, तो ये इसलिए जरूरी था उस वक्त जो है ना वो लाइसेंस होना जरूरी था उनके लिए कि वो कोई क्वीन के खिलाफ या किंग के खिलाफ कुछ ना लिखे, ठीक है। तो रेवोल्यूशंस को एक तरह से दबाने के लिए या वॉइसेस को दबाने के लिए उन्होंने ये रखा हुआ था। तो इसने जब पब्लिश कर दिया, इस पे केस हुआ और फिर ये चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए जब उसने ये पैम्फलेट जो है ना वो पब्लिश किया। और ये इसका जो है ना बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, और ये इसीलिए डिफिकल्ट है, ये भी लैटिन है, ठीक है। एरोपेगेशिया और लैटिन ये नाम है, लेकिन लिखता इंग्लिश में है, ठीक है। नाम इसके लैटिन है लेकिन लिखा इसने इंग्लिश में है। और ये क्यों इस तरह है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड है जो क्लासिकल मॉडल्स हैं, ठीक है, यानी कि लैटिन और ग्रीक जो मॉडल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और वो क्यों इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये स्कूल मैन है। स्कूल मैन को मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन है जो यूनिवर्सिटी से उस वक्त पढ़ते थे उनको स्कूल मैन कहा जाता था, तो ये यूनिवर्सिटी से आया है, इसीलिए इसको लैटिन और ग्रीक मॉडल्स जो है वो बहुत पसंद है। और अभी जो इसका जो ड्रामा जो मैं बताऊंगा कि जो ड्रामा इसने लिखा था वो प्योरली क्लासिकल मॉडल्स पे है, ठीक है। और इंग्लैंड में इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इतना क्लासिकल मॉडल के ऊपर बेस करता कोई और ड्रामा है ही नहीं जितना इसका है। अच्छा जी, और उसके बाद जब किंग जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो मिल्टन वाज द चैंपियन फॉर दैट, और मिल्टन upheld the principles of Cromwell and he was duly rewarded with a ऑफिस, ठीक है, यानी कि उसको एक ऑफिस से मुराद उसको एक सीट मिल गई, उसको एक पोजीशन मिल गई, और फिर उसने उसको काफ़ी जो है ना अच्छे तरीके से उसको एंजॉय भी किया। एंजॉय से मुराद ये कि उसको उसने यूज़ किया और टू हिज पोटेंशियल यूज़ किया उसने, ठीक है। और इतना पोटेंशियल है कि आप देखेंगे कि उसने पम्फलेट्स उस दौर में बहुत ज़्यादा पम्फलेट्स जो उसके आ रहे थे, और जो भी कोई बंदा कहता था कि यानी कि किंग के खिलाफ कोई बंदा बात करता था तो ये उसको बहुत ज़्यादा यानी कि उसको रिबटल एक तरह से उसे मिलता था, ठीक है। तो इस तरह का यानी कि लिख रहा था और इस दौर में जो इसके पैम्फलेट्स आए हैं, मेरा ख्याल है इनका नाम भी मैं आपको
वो बता दूं कि कौन से थे। एक जो है पम्फलेट जो बड़ा मशहूर हुआ उस दौर में, एक चार्ल्स टू जो था। अब चार्ल्स टू आपको पता है कि इसके बाद किंग बनना था, क्रॉमवेल के बाद चार्ल्स टू आया। तो कैरोलिन पीरियड क्या बोलूं, चार्ल्स टू जो है उस वक्त एग्जाइल में था और फ्रांस में था, और जब इन्होंने ये किंग को एग्जीक्यूट किया चार्ल्स वन को, तो फिर एक चार्ल्स टू ने एक प्रोफेसर था, डच प्रोफेसर था, उससे एक पैम्फलेट लिखवाया, और उस पैम्फलेट के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक किया गया था प्यूरिटन प्रिंसिपल्स पे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद मिल्टन को चार्ज दिया गया कि आप इसका जवाब दें, और फिर मिल्टन ने इसका जवाब दिया, और उस बड़ा मशहूर पैम्फलेट है जॉन मिल्टन का। पेपर में शायद ये इस तरह का सवाल ना पूछें क्योंकि ये लैटिन, इसका टाइटल लैटिन है, लेकिन वर्क जो है वो इंग्लिश में है, और इसके तकरीबन सारे टाइटल अभी तक आपने जो देखे हैं वो ज़्यादा लैटिन में ही है, लेकिन एग्जाम में इसके आने की कोई चांसेस नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ। तो इस डिफेंस यानी कि इसने किया था, ठीक है। और डिफेंस का यानी कि पर्पज़ यही था कि उसको फिटिंग रिप्लाई किया जाए। और फिर क्रॉमवेल जाहिर बात है ये उसके करीब है, और उसका जो है ना वो थिंक टैंक है, तो बड़ा इसका ये मशहूर था, ये बड़ा मशहूर हुआ इसका ये जो वर्क था। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें तो इसके जो वर्क्स, जो बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनकी तरफ चलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो तो खैर मैं अब आपको दोबारा एक दफ़ा जब कोर्स हमारा हो रहा होगा तब करेंगे। अभी मैं ज़रा आपको लालेग्रो और पेंसरोसो जो है इनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है जी। पहले ये करते हैं, फिर हम उस पर आएंगे सैमसन एग्नोस्टिस जो इसका ड्रामा है, और फिर हम जॉन मिल्टन को ज़्यादा नहीं देखेंगे। यानी कि पैराडाइज लॉस्ट इसकी नहीं देखेंगे आज, ठीक है, वो जब हम कोर्स कर रहे होंगे तब मैं उसके पर आऊँगा। अच्छा जी, आयल पेंसरोसो और लालेग्रो जो है, लालेग्रो जो है लैटिन में इसका मतलब होता है द हैप्पी मैन, ठीक है, हैप्पी मैन। और ये इसकी सेटिंग जो है, ये इंग्लैंड की जो प्लेन्स हैं, जो फील्ड्स हैं, वो इसकी सेटिंग है। और लिखी इसने किस बैकड्रॉप में कि इंग्लिश कंट्री साइड में जो मॉर्निंग का जो सारा सीन है वो कैसा होता है, ठीक है। एक यानी कि जिस तरह एक बंदा सैर के लिए निकला है, और वो जाके लालेग्रो जो है वो हैप्पी मैन है ना, तो वो सैर के लिए निकला है, और सुबह सुबह सूरज सनराइज के बाद, और जाके वो सारे मनाजिर देख रहा है जो इंग्लैंड के सीन में हो सकते हैं। उसकी जो हवा है, बर्ड्स हैं, मल्टीट्यूड ऑफ साइट्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इलाके हैं जो एक्सप्लोर वो कर रहा है, और फ्रेगरेंस है, और उसकी जो सेंस अपीलिंग चीज़ें हैं, यानी कि उसकी सेंस जो है वो अपीज हो गई है। और ऐसा जो है ना वो आपको नज़र आता है कि हार्मनी में हर चीज़, ठीक है। और एक सिम्फनी नज़र आती है इसकी पोएम के अंदर, बहुत ज़्यादा लाइफ की हार्मनी जो है वो सारी वहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और ट्विन पोएम्स इनको कहा जाता है, लालेग्रो और पेंसरोसो को, और वो इसलिए कहा जाता है कि दूसरी जो पोएम है वो आफ्टर सनसेट जो इंग्लैंड है वो उसको दिखा रहा है। उन्हीं फील्ड्स, वही सारी फील्ड्स हैं, लेकिन अब सनसेट हो गया, ठीक है। और सनसेट के बाद वो आपको वैसी जगह पे मून लाइट आ गई है, और ट्वाइलाइट है, फिर उसके बाद मून लाइट आती है, और उसके अंदर जो सिंबल्स हैं, अब वो सारे सिंबल्स जो हैं वो जो उसका एक बड़ा खूबसूरत मूड था, जो फ्रेशनेस थी और जो गेनेस थी, वो सारी ख़त्म हो गई है, और अब रिमोर्स आ गई है एक तरह से, ठीक है। और उसकी मेमोरी ज़रूर है इसके, ये जो हैप्पी मैन था जो सुबह सुबह बड़ा खुश था, और उसके अंदर मेमोरी ज़रूर है वो हैप्पी डेज़ की और हैप्पी टाइम्स की, लेकिन जो जॉयस सेंसेशन थी मॉर्निंग की, वो सारा कुछ मौजूद है, लेकिन अब एक थॉटफुलनेस आ गई है, ठीक है। अब ये सैडनेस नहीं है, थॉटफुलनेस है, जिसको आप थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो सैडनेस की तरफ जा रही है। सैड तो ये होता है ना कि बंदा बिल्कुल ही मायूस और उदास इस तरह का हो रहा है, तो ये वैसा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इस तरह जिस तरह के आपको बहुत ही खूबसूरत जगह से सैर करके वापस आ गए हैं, और उसके बाद आप उसको याद कर रहे हैं, ठीक है। एक नॉस्टैल्जिया भी आ गया है, थिंकिंग मोड है, और जो डीप ह्यूमन इमोशंस हैं वो इनके अंदर नजर आते हैं, ठीक है, इन दोनों पोएम्स के अंदर। और इसीलिए इनको कहा कि एलिजाबेथन स्पिरिट इनमें जो नजर आ रही है वो उनकी डिस्क्रिप्शन की वजह से नजर आ रही है, जो रोमांटिक उसकी एबिलिटी है उसकी वजह से नजर आ रही है, ठीक है जी। और जो मैस्क था, इसका मैस्क जो इसने लिखा था कॉमर्स, ठीक है, इसको मैस्क ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है, ठीक है, मैस्क ऑफ कॉमर्स। और ये ड्रामा नहीं होता, ये पोएम होती है, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। ये इसकी बड़ी एक परफेक्ट किस्म की पोएम थी, और इसके अंदर ये एलिजाबेथन सेटिंग के अंदर लिखी गई है, मतलब कि अब अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि एलिजाबेथन एज तो ख़त्म हुए, ऐसा हो गया, लेकिन इसके ऊपर क्यों एलिजाबेथन इतनी जो है वो छाप पड़ी हुई है।
क्योंकि जिस दौर में ये जवान हो रहा है और ये पढ़ रहा है, उस दौर के अंदर लंदन में ड्रामाटिस्ट मौजूद है शेक्सपियर और साथ ही साथ बेन जॉनसन की जो रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठ के और जो कैफेज में बैठ के जो डिस्कशंस हो रही होती थी, और आपको पता है कि बेन जॉनसन को कहा जाता था कि ये लिटररी डिक्टेटर है लंदन का, ठीक है, मतलब कि हर जो बड़ी जगह है वहाँ पे यार जो बड़े मीटिंग हो रही है, जो कैफे हाउसेस के अंदर डिस्कशन का एक उनका चल रहा था सिलसिला, एक ट्रेडिशन थी, उसके अंदर बेन जॉनसन के आगे कोई बंदा नहीं बोल रहा, और ये उन सबको शायद उनको अटेंड कर रहा है या उन स्ट्रीट्स पे फिर रहा है लंदन की, जब ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, और वो बस उसके अंदर एक स्पिरिट ये मौजूद है और जो उसकी पोएम्स के अंदर नजर आती है, ठीक है। लेकिन जो आगे वाली पोएम्स हैं, जब ये बिल्कुल अपना इसने छोड़ दिया था, अपनी ऑफिस छोड़ा, अपना पब्लिक ऑफिस, और उसके बाद ये चला गया रिटायरमेंट में, तो उस वक्त जो इसकी पोएम्स हैं उनके अंदर रिलीजियस छाप है, वो बहरहाल हम आगे इसको देखेंगे, वो जो पैराडाइज लॉस्ट ही है। अगली जो इसकी पोएम थी लाइसेडास, जिसका मैंने आपको बताया कि एलर्जी थी, और ये पेस्टोरल एलर्जी है, ठीक है, लाइसेडास पेस्टोरल एलर्जी। अच्छा, और इसका जो फ्रेंड था जिसके बारे में मैंने बताया था कि एडवर्ड किंग, जिसके ऊपर इसने लिखी थी, अच्छा, पेस्टोरल जो है उसका मतलब आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसका ताल्लुक उससे होता है जो रूरल एरियाज हैं, कंट्री साइड है, ठीक है, तो पेस्टोरल एलर्जी यानी कि रूरल साइड पे फिर रहा है और वहीं पे इसकी जो है ना वो एलर्जी है, और इसको कहा जाता है, ये हॉर्टन पोएम्स इनको कहा जाता है, ठीक है। हॉर्टन पोएम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने बाप के घर रहता था उन दिनों में, जो मैंने आपको बताया ना, लैग्रो और पेंसरोसो और ये सारा, तो ये उसकी हॉर्टन पोएम्स के अंदर से ही शामिल है, ठीक है, जो हॉर्टन टाइम में इसने लिखी थी। वैसे ये टर्म आपको, मेरा नहीं ख्याल पेपर में आपसे इस तरह का पूछेंगे, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं कि उसकी एलर्जी कौन सी थी, ठीक है। तो एलर्जी जो है उसकी लाइसेडास है, सिर्फ एक एलर्जी है ये इसकी। और इसका जो फ्रेंड था वो ड्राउन हो गया था आयरिश सी के अंदर, और फिर उस जमाने में एक ये जो है ना ट्रेडिशन थी, इंग्लैंड के अंदर ये ट्रेडिशन थी कि जो भी किसी का करीबी जब फौत होता था, फिर वो एलर्जी जो है ना वो लिखा करते थे, ठीक है। जिस तरह मीर अनीस के मरसिये बड़े मशहूर हैं, ठीक है, तो उस वक्त एक फैशन था कि मरसिया लिखा करते थे पोएट्स। तो पोएट्स जो है ना, ये उस जमाने के जो मीर अनीस वगैरह और मीर तकी मीर वगैरह का जो दौर है, उसमें ये हमद, नात और मरसिया, ये सारा जो है ना वो सारे पोएट्स तकरीबन लिख रहे होते थे, ठीक है। तो ये वैसे ही एलर्जीज उनका लिखने का फैशन था, और कुछ ये कहते हैं कि ये उसकी मदर की जो डेथ थी उसके ऊपर भी उसने लिखा है, ठीक है। तो ये इसके जनाब वर्क्स हैं जिनके बारे में कोई आपसे इतना ज़्यादा डीपली सवाल नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कोर्स के अंदर शामिल नहीं है। अब हम जरा इसकी चलते हैं जो इसकी बड़ी जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, एक ओवरव्यू मैंने दे दिया था, दे देता हूँ, और वो ये है कि एक फॉल ऑफ एडम के बारे में ये लिखा है उसने, कि किस तरह एडम और ईव जो है जिनको जन्नत के अंदर रखा गया था, और उनको शैतान ने आके, एक सर्पेंट की फॉर्म में शैतान आया और आके उसने उनको डिस्ट्रॉय किया, और उनकी फॉल हो गई और वो ज़मीन पे आ गए, और यानी कि पूरी जो, अगर आप 12 बुक्स की अगर आप बात करें तो उनके अंदर ये होता है कि वो ज़मीन पे उनको भेज दिया गया, और फिर उसके बाद जो पैराडाइज रीगेन्ड है उसके अंदर जीसस क्राइस्ट जो है उनको भेज दिया गया, ठीक है, कि वो आएँ और आके रीस्टोर करें, सारा जो चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी उसको रीस्टोर करें, ठीक है जी। तो ये मैं इसका ये भी हम दोबारा एक करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, ये पैराडाइज लॉस्ट और सैमसन एग्नोस्टिस, इनके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है, और वो क्या, कि इनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, वो सुपर ह्यूमन है एक तरह से, ठीक है। और जो फर्स्ट पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, वो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स पे लिखी गई है, जबकि जो सैमसन एग्नोस्टिस जो कि ड्रामा है इसका, ठीक है, ये ड्रामा है, ये मैं इसको मेंशन कर दूं, ये सवाल हो सकता है कि इसका ड्रामा कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे ना हो तो कहीं इंटरव्यू भी हो सकता है सवाल, ठीक है। तो सैमसन एग्नोस्टिस ये एक क्लासिकल प्रिंसिपल्स पे लिखा गया एक ड्रामा है, ट्रेजेडी है, और इन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, वो सुपर ह्यूमन है। जो प्रोटैगनिस्ट पैराडाइज लॉस्ट का है, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड, ये दोनों इकट्ठी लिखी गई थी, और इनके अंदर जो पैराडाइज रीगेन्ड के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट नजर आता है वो जीसस क्राइस्ट है, ठीक है। और जो सैमसन एग्नोस्टिस है, इसके अंदर सैमसन जो है वो एक है, और ये सैमसन कौन है, ये इजराइल का एक जो है ना बहुत बड़ा चैंपियन था, जो
चैंपियन कहते हैं उनके जो फाइटर्स होते थे, ठीक है, तो उनके अंदर से ये एक था। और अभी सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट को अगर हम सिर्फ देखें तो उसके अंदर जो सेटन का कैरेक्टर है बहुत ही मशहूर भी हुआ और बहुत ही ज़्यादा फिर उसको अभी आपको भी पता है कि उस पर बड़े क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसका सेटन बड़ा एक पावरफुल कैरेक्टर है, तो उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं अभी देते। अभी सिर्फ ये मैं सैमसन एगोनोस्टिस की ओर चलता हूँ। सैमसन एगोनोस्टिस जो है ये अपनी डेथ स्ट्रगल के अंदर एक तरह से है, ठीक है, ये जो ड्रामा के अंदर आपको दिखाया गया है, तो सैमसन इज इन हिज यू कैन से स्ट्रगल्स ऑफ डेथ, ठीक है। और इसके साथ होता क्या है कि ये एक इजराइलाइट, मैंने आपको बताया कि इजराइल का जो एक वो चैंपियन है, और इसके साथ होता क्या है कि ही इज द फॉलन हीरो एंड ही फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ द फिलिस्तीन किंग। फिलिस्तीन कहते हैं जो लेबरिंग क्लास की होती है ना, उनको फिलिस्तीन कहा जाता है, ठीक है, फिलिस्तीन। ये मैं आपको लिख देता हूँ, ये फलस्तीन ना पढ़ लीजिएगा इसे, ये फिलिस्तीन है, ये टर्म है एक फिलिस्तीन्स, ठीक है जी। अच्छा, तो फिलिस्तीन जो इनको कहा जाता है, ये फिलिस्तीन के साथ उसको फेंक देते हैं और वहाँ पे जो है ना वो लेबर कर रहा होता है, एफर्ट कर रहा होता है जिस तरह भी, और इसके साथ एक और भी काम क्या होता है, ये अंधा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आके जॉन मिल्टन का जो अपना पर्सनल एक एलिमेंट है, जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे उसका जो अंधे होने की जो डिपिक्शन उसने दी है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से जो है ना वो उसने दी है। ये डिपिक्शन मैं अभी आपको इसका एक जो है ना वो सुनाता हूँ, इसकी थोड़े से जो एक्सट्रैक्ट है, तो बड़े जबरदस्त है। अच्छा, तो एक बात तो ये होगी, ये इंग्लिश प्योर ट्रेजेडी है, ठीक है जी, और इसके अंदर कोरस भी इस्तेमाल किया गया, वो हम आज पहले लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ आपको। और इसके अंदर जो मिल्टन खुद भी एक तरह से लगता है कि उसका जो पर्सनल एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। हमें ये लगता है, यानी कि फील होता है कि जो मिल्टन जो है ना वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। और इसके साथ क्या होता है, जो सैमसन के और इसके अंदर जो है ना बड़ी चीज़ें कॉमन है। और चीज़ें क्या कॉमन है, सैमसन की फॉल क्यों होती है, सैमसन की फॉल इसलिए कि वो वाइफ जो अपनी यानी कि जो शादी जिससे करता है वो फिलिस्तीन की वमन से करता है, ठीक है। फिलिस्तीन मैंने बताया लेबरिंग क्लास, जो बिल्कुल लो क्लास है, लो लाइफ जिनको कहा जाता है, तो लो लाइफ से वो शादी कर लेता है। और जो मिल्टन है ना, ये किस पे सटायर कर रहा है, किसको हिट कर रहा है भला यहाँ पे, वो उसने जो अपनी वाइफ थी ना, उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो कैविलियर खानदान की थी, यानी कि कैविलियर्स थे, वो जिस खानदान की वो थी वो कैविलियर्स थे। तो जॉन मिल्टन प्योरिटन था, तो इसीलिए उनकी शुरू में ही खटपट हो गई, ठीक है। और वो अगरचे वो वापस बाद में आ गई थी, लेकिन शुरू में एक वो खटपट हो गई। अब ये सैमसन को भी दिखा रहा है कि सैमसन की जो डिस्ट्रक्शन की वजह है वो उसकी वाइफ है, ठीक है, जो कि उसने फिलिस्तीन जो थे उनमें शादी की थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि सैमसन जब वो भी अंधा हो गया और जॉन मिल्टन भी अंधा हो गया, ठीक है, फिर सैमसन को कैद में फेंक दिया गया है और वो एक उनके साथ गुजारा कर रहा है, स्लेव बन गया है, ठीक है, वर्किंग एज अ स्लेव, ही इज वर्किंग एज स्लेव, और एंड ही इज ब्लाइंड। तो ये सब कुछ क्या होता है, जॉन मिल्टन के साथ क्या हुआ है कि उसको ऑफिस से निकाल दिया गया है, क्योंकि क्रॉमवेल जो है वो उसकी हुकूमत चली गई थी, चार्ल्स ट्रू की दोबारा चार्ल्स ट्रू की आ गई थी, और जॉन मिल्टन को ज़ाहिरी बात है फिर उन्होंने निकालना ही था, जो इतने बड़े बड़े के जो पैम्फलेट्स लिखता था। तो इसको भी एक तरह से एग्जाइल के अंदर भी उन्होंने फेंक दिया, ये कि वो अपने घर में चला गया और फिर उसके बाद कोई इसने पब्लिक ऑफिस नहीं लिया और अकेला बैठा हुआ है, कोई इसकी वाइफ इसके साथ नहीं है, और बेटियों को डिक्टेट करा रहा है। और हाँ, इसकी जो थर्ड वाइफ उसको शायद ये डिक्टेट करवाता था, जो अपनी पैराडाइज लॉस्ट थी और पैराडाइज रीगेन थी, तो आप जो डिक्टेट करवाने वाला ऐसा काम था, तो ये बिल्कुल इसके अंदर एक नजर आता है हमें, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये कहता है, मैं अब इसकी आपको जना वर्ड्स सुनाता हूँ, वैसे ही जरा लिटरेरी टेस्ट के लिए। कहता है, सैमसन कहता है, नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉट द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, dispraise or blame, nothing but well and fair, and what may quiet us in a death so noble. अगरचे इतनी पेन और मिजरी में है वो, लेकिन उसका मैसेज क्या है, मैसेज उसका ये है कि मैं मौत जो है इंसान की वो नोबेलिटी के साथ होनी चाहिए, वो मौत जो है वो ऐसे नहीं आनी चाहिए कि बंदा सिसक सिसक के मर रहा हो या किसी से अपनी जिंदगी को भीख जो है ना मांग रहा हो, ऐसी कोई बात जो है ना वो उसको नजर नहीं आती, ठीक है। और वो इसको वो कैसे करता है, मतलब कि उसके साथ इतना बुरा हुआ है, इतनी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन इसको रिकनसाइल कैसे करता है, वो उसके लिए एक और बड़ा मजेदार शेर है जो आपको पैराडाइज लॉस्ट वाली उसके अंदर नजर आएगी चीज। वो क्या है, कहता है, जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफाइबल टू मैन, के
जो गॉड के सारे जो फैसले हैं बिल्कुल इंसाफ पर मबनी होते हैं और जस्टिफाइबल टू मैन, यानी कि लोग भी उनको समझ सकते हैं, जस्टिफाई किया जा सकता है उनको। ये नहीं कि लोग कहें कि ये बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग या बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन कोई ऐसी बात हो गई है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ले ये जॉन मिल्टन हो गया। अब हम चलते हैं जॉन बनियन की तरफ, ठीक है। और बनियन जो है इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा जो है ना वो हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए कि किसी कोर्स में भी नहीं है। और उस वक्त के जो दो बड़े राइटर थे उनमें से एक हमारे पास मौजूद है जो हम कर रहे हैं। बनियन क्यों मशहूर है? ड्यू टू हिज प्रोज वर्क, एंड द नेम ऑफ दैट प्रोज वर्क इज द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। अच्छा जी, और ये एक एलेगरी है, और इससे पहले जो दो एलेगरीज लिखी गई हैं ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। अच्छा, पहले मैं आपको ये जरा बता दूं कि ये जो दो बंदे हैं यानी कि जॉन मिल्टन और जॉन बनियन जो हैं, इनके अंदर बड़ी एक जो है ना इंटरेस्टिंग वो बात है कि दोनों एक ही एज के हैं, लेकिन मिल्टन जो है वो एक चाइल्ड ऑफ रेनेसांस वाली उसके अंदर बात है, ठीक है, यानी कि रेनेसांस स्पिरिट को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन जो जॉन बनियन है इसके अंदर हमें रेनेसांस वाली जो बात है वो कोई नजर नहीं आ रही। ये क्योंकि एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था और ये फुल रिलीजियस बंदा है, ठीक है जी। और इस दौर के जो बड़े मेजर काम है वो हमें आज तक याद रहते हैं, जो यानी कि अभी तक लिटरेचर में मौजूद है। एक तो थी पैराडाइज लॉस्ट जो कि एपिक थी, और दूसरी एलेगरी है। और एलेगरी जो है इसके पर बेस किस पे की गई है? ये एक बिब्लिकल, एक आप कह सकते हैं बिब्लिकल सेटिंग के अंदर की गई है स्टोरी, और इस स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम ही क्रिश्चियन है, ठीक है जी, इसका नाम ही क्रिश्चियन है। इस बंदे का नाम उसका एक क्रिश्चियन है। ये सारी बात है वो है भी क्रिश्चियन ही, लेकिन ये उसकी जो सारी क्रिश्चियनिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं ये उनको दिखा रहा है, ठीक है जी। और जो थ्री बड़ी बड़ी हमारे पास मौजूद हैं एलेगरीज, उनमें कौन कौन सी है? याद करें जरा, कौन सी एलेगरीज अभी तक हम पढ़ी है हमने? एक एलेगरी फेरी क्वीन थी, दूसरी और बड़ी एलेगरी हमने एक पढ़ी है, आर्केडिया, फायर्स फ्लोमैन। एलेगरीज तो नहीं है ये। हाँ जी, और कौन सी है? जो बहुत बड़ी एलेगरीज हैं उनमें वो मैंने आपको बताया था, वो इंग्लिश की नहीं है, वो दांते की थी, डिविनिया कॉमेडिया, डिवाइन कॉमेडी जिसे मैंने कहा था, डिवाइन कॉमेडी मैंने उसे कहा था, ठीक है। तो डिवाइन कॉमेडी इंग्लिश में कहते हैं, वैसे डिविनिया कॉमेडिया है। तो दांते की डिवाइन कॉमेडी, ये मैं दोबारा बता देता हूँ, डिवाइन कॉमेडी ये एक एलेगरी है, स्पेंसर की फेरी क्वीन एलेगरी है, और ये जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, ठीक है जी। और नहीं है, एस्ट्रोफल नहीं है, वो एलेगरी नहीं है। अच्छा, पोएम है, एलेगरी नहीं है। अच्छा, तो फर्स्ट जो ये जो एलेगरीज हैं इनके अंदर जो आखिरी जो वर्क है यानी कि जो जॉन बनियन की जो एलेगरी है ये पोएट्री में नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये पोएट्री में नहीं है, ये प्रोज के अंदर है, ठीक है। और इसकी स्टोरी क्या है कि एक क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन एक जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, वो एक सफ़र पे निकलता है, और वो सफ़र क्या है? वो एक तरह से अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन का सफ़र है, ठीक है। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर ये 10 स्टेजेस आती हैं इसकी जर्नी के अंदर, और वो 10 स्टेजेस क्या हैं? 10 स्टेजेस के अंदर ये कहाँ कहाँ से फिरता है? ये इसने क्या किया है, इसने क्योंकि एलेगरी है तो इसने पहली जो वादी है जहाँ से गुजर रहा होता है वो डेस्पोंडेंसी है, ठीक है। डेस्पोडेंसी यानी कि मायूसी और नाउमीदी, ये अपनी वाइफ को छोड़ देता है वैली ऑफ डिस्ट्रक्शन में, सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन में अपनी वाइफ को छोड़ता है, और उसके बाद निकल पड़ता है अपने सफर पे, ठीक है। और रास्ते में इसको कहीं पे कोई वैली जो है वो आ रही है, शैडो ऑफ डेथ आ रहा है, कहीं पे वैनिटी फेयर है, कहीं पे डाउटिंग कासल है, और कहीं पे जायंट डिस्पेयर है, इस तरह की यानी कि इसके साथ सीन होता है। और उसके बाद चलते चलते ये ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पे सामने इसको जन्नत नजर आ जाती है, ठीक है। तो ये एक 10 स्टेजेस के अंदर एक जर्नी है, और क्रिस्टन इसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है, और ये सारी जर्नी के अंदर
हमें नज़र आता है कि किस तरह एक क्रिश्चियन जो है वो इस वर्ल्ड की जो आप कह सकते हैं कि जो घटिया दुनिया है, मतलब कि एक लोली वर्ल्ड है एज कम्पेयर टू दैट हेयर आफ्टर, तो आखिरत के मुकाबले में यानी कि जो दुनिया है, तो इस लो लाइफ के अंदर हम मुख्तलिफ जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनका शिकार हो जाते हैं, लेकिन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उन वादियों से निकलते जाते हैं और फिर अगर अपने आप को डेवलप करते रहें तो फिर हम किधर पहुंच जाते हैं, हम जन्नत में पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको रोकते हैं और आज मैं गैट की जो वोकैबुलरी लिस्ट है वो ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग उसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट वीक में ये जो हम जब आएंगे तो उस वक्त आप इसकी समरी वगैरह पढ़ लीजिएगा डिटेल में थोड़ी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।